नमस्कार साथियों। श्रव्य एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग जो है बायोम के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर हम स्थलीय बायोम के बारे में चर्चा किए थे। यहाँ पर जो है हम आज जो है जलीय बायोम के बारे में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जलीय बायोम के अंतर्गत जो जो भी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं उसे देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जलीय बायोम के अंतर्गत सबसे पहला जो बायोम आता है वो आता है आपका आर्द्र भूमि बायोम, वेटलैंड बायोम। ठीक है। अब वेटलैंड बायोम की क्या क्या महत्ता है, क्या क्या इसकी परिभाषा है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। परिभाषा में है विवरण। आर्द्र भूमियां जो होती हैं वे क्षेत्र होते हैं जहां भूमि स्थायी या मौसमी रूप से जल से संतृप्त रहती है, जिसे दलदल, मार्शलैंड या कक्ष कक्ष भूमि जो होती है या पीटलैंड के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमियां उसे कहते हैं जैसे हम लोग अपने आसपास के पर्यावरण में देखें, आसपास देखें तो जैसे जो जो घर के बगल में कोई गड्ढा होता है ना, जिसे गड्ढा होता है वहां पे जो हम कूड़े करकट फेंकते हैं, और या हमारे घर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जल पदार्थ है, वो जाता है उसमें, तो वो जो है एक तरह से आर्द्र भूमि का ही कार्य करते हैं। ठीक है। और बृहद स्तर पर जो होते हैं बड़े बड़े तालाब, जो मार्सी लैंड होते हैं, जो जैसे रन ऑफ कच्छ का जो क्षेत्र है, जो सागरी और है ना, सागर और स्थल के जो सम्मिलित क्षेत्र पे, संक्रमण क्षेत्र पे है, तो वो भी जो है आपका आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है। और ये दलदली क्षेत्र भी होते हैं। अब इसकी क्या महत्ता है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी क्या जलवायु यहाँ पे प्राप्त होती है उसे देख लेते हैं। इनकी जलवायु स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि एक समानता इनकी जलवायु में नहीं प्राप्त होती है, भिन्नता प्राप्त होती है। परंतु सामान्यतः यहाँ उच्च आर्द्रता और जलभराव की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर जलभराव की स्थिति से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लगभग लगभग वर्ष भर जल भरा रहता है, क्योंकि ये जो है दलदली क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जो है एक बार जल जो है वर्षा के माध्यम से या जो है दूसरे माध्यम से वहाँ पे जल की आपूर्ति होती रहती है, थोड़ी कुछ भी मात्रा में होती रहती है, और वो जो है वर्ष भर जो है वो दलदली क्षेत्र, पीटलैंड क्षेत्र बना रहता है। ठीक है। और आर्द्रता भी वहाँ बनी रहती है। और जल का जो ठहराव है वो पारिस्थितिकी को नियंत्रित करता है, यानी कि जो जल का ठहराव होता है, जो जल वहां इकट्ठा रहता है वर्ष भर, उससे वो रिस रिस के जो है पारगम्यता के माध्यम से वो जो है पुनर्भरण करता है भूमिगत जल को। ठीक है। और एक तरह से जो ये आर्द्र भूमियां होती हैं, ये जो है आपका कहते हैं कि जो जलीय फेफड़े का कार्य करती हैं, यानी कि जो जल तंत्र है उसको शुद्ध करती हैं, शुद्धता जो है बनाए रखती हैं जल तंत्र में। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पादप प्राप्त होते हैं और कौन कौन से प्राणी हैं, उनका क्या महत्व है, उसे देख लेते हैं। वनस्पति सबसे पहले है। तो वनस्पति मुख्यतः यहाँ पर जल सहिष्णु, यानी कि ऐसी वनस्पतियां जो ज्यादा मात्रा में अगर यहाँ पर जल है तो उसको सहन कर सकें। ठीक है। यानी कि जैसे जलभराव की स्थिति है, तो यहाँ पे जैसे कुछ सारी वनस्पतियां जो पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं वो जलभराव की स्थिति में नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ पौधे वनस्पतियां प्राप्त होते हैं वो जलभराव वाली स्थिति में ही अनुकूलन उनका होता है, उसके योग्य होते हैं। ठीक है। तो उनको जो है जल सहिष्णु या हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक। तो अगर हाइड्रोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आर्द्र भूमियों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये प्रश्न हो सकता है। जैसे सरकंडा जो होता है, या कमल, जलकुंभी, कैटटेल, ये जो है ये वनस्पतियों की जो नाम है, ये जो है आपके आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। और कच्छ क्षेत्रों में वृक्ष जैसे साइप्रस, विलो इत्यादि वृक्ष जो है कच्छ क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है। और जो है इन पौधों में ऑक्सीजन की कमी वाले मिट्टी में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। किस प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं? जैसे इन पौधों में ऑक्सीजन की कमी, अगर
किसी भी जलीय तंत्र में अगर जलकुंभी पाई जा रही है, यानी कि आप देखते हैं वो पूरी ऊपरी की सतह जो है उसको पूरी तरह ढक लेती है, और नीचे कोई जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पनप पाएंगे? वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, यानी कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होगी। उसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं कि अगर वहाँ कम ऑक्सीजन है तब भी वो जो है वहाँ पे जीवित रह सकें, ठीक है, तब भी उनका जीवन चलता रहे। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं ये विशेष अनुकूलन के योग्य होते हैं जो यहाँ पे वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। इनमें जो है एक उत्तक पाया जाता है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो उत्तक होता है वो इस प्रकार की वनस्पतियां जो जल सहिष्णु होती हैं और ऑक्सीजन की कमी भी अगर वहां पे है जलीय तंत्र में तब भी वो जीवित रह सकती हैं। तो वो जो है किस वजह से, एरेनकाइमा जो उत्तक इसमें प्राप्त होता है उसकी वजह से ये संभव हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से जीव जंतु प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं में मेंढक, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, जल पक्षी जैसे बत्तख, सारस और कीट जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मतलब यहाँ पे एक जो है जो खाद्य श्रृंखला है वो जो है जलीय तंत्र की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। महत्व क्या क्या इनका है वो देख लेते हैं। ये क्षेत्र ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास का कार्य करते हैं। आप एक चीज देखते होंगे, जैसे जो भी अभी भारत सरकार द्वारा जो रामसर साइट में आर्द्रभूमियां वहां पे शामिल की जाती हैं, तो उसमें एक बिंदु आता है कि ये आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के आवास के लिए काफी सर्वोत्तम है, काफी योग्य पाई जाती है। और जो साइबेरिया से या दूसरे देशों से जो जो है पक्षी पलायन करते हैं, अपना विचरण करते हैं, मौसमी जो प्रवास करते हैं, उसकी जो भी आर्द्रभूमियां होती हैं उनको भी आवास प्रदान करती हैं। अब वो उनके रास्ते में अगर पड़ जाता है तो निश्चित रूप से उस आर्द्रभूमि को जो है रामसर साइट में शामिल किया जाता है। और जो भी आर्द्रभूमियां होती हैं आप देखते होंगे, जिसे अभी हाल फिलहाल में जो है एटा आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है ना, इसके पहले बखीरा पक्षी जल आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था। तो ये जो आर्द्रभूमियां आप देखेंगे, कभी वहां पे जाके उस साइट को विजिट करेंगे तो देखेंगे बहुत ढेर सारे पक्षी वहां पे विभिन्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो है उनका वो जो जलीय तंत्र है उसी पे वो आश्रित होते हैं, ठीक है। वहीं पे उनकी खाद्य श्रृंखला में उनका स्थान वहां पे प्राप्त होता है, ठीक। और ये जो आर्द्रभूमियां होती हैं ये जल शुद्धिकरण, अभी हमने कहा ना कि फेफड़े जैसे फेफड़ा होता है वायु का शुद्धिकरण करता है ना, ठीक उसी जलीय तंत्र का ये जो है आर्द्रभूमियां फेफड़ा कही जाती हैं, ठीक। शुद्धिकरण करती हैं और बाढ़ नियंत्रण और कार्बन भंडारण में भी महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? बाढ़ नियंत्रण कैसे करती हैं? अभी आप जानते हैं अभी पिछले कुछ वर्षों में जो है शहरी क्षेत्रों में शहरी बाढ़ की काफी समस्या हो रही थी, या जो सब अर्बन एरिया है वहां पे एक बाढ़ की काफी समस्या हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो जो भी छोटी छोटी आर्द्र भूमियां थी, हल्का सा बारिश हुई उसके बाद वो जो है उसमें पानी वो ग्रहण कर लेती थी, फिर कुछ समय पानी इकट्ठा रहता था तो वो भी सतह के नीचे चला जाता था, कुछ वाष्पित हो जाता था। लेकिन अभी हमने क्या किया कि जो है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण या अत्यधिक शहरीकरण के कारण हमने उनको पाट दिया, वहां पे भी आवास बना लिए, जिससे इनका जो है हनन हो गया, है ना, इनका क्षेत्र जो है हनन हो गया, उसका ह्रास हो गया, वो जो है डिग्रेड हो गई। उसकी वजह से अब क्या है कि थोड़ी भी बारिश होती है और संरचना जो है वो पारगम्यता को प्राप्त होती नहीं है, हर तरफ कंक्रीट है, ठीक। तो नीचे जल जा नहीं पाता, तो अचानक से जो है जल भराव की स्थिति हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और हमारी सीवेज सिस्टम जो है इतने अच्छे बेहतर है नहीं कि इस चीज को संभाल पाए। तो इस तरह से बाढ़ नियंत्रण में भी ये सहायक होती हैं। और अगला है आपका कार्बन भंडारण। आप जानते हैं अगर आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जलयुक्त क्षेत्र है, तो वहां पर जो है जो प्राथमिक उत्पादकता है, प्राथमिक उत्पादकता ये उच्च होगी ना। यहाँ पे पेड़ पौधे जो है ज्यादा मात्रा में जो है प्राप्त होंगे, है ना। बृहद स्तर पे यहाँ पे जो है तंत्र प्राप्त होगा, पारिस्थितिक तंत्र जो है काफी समृद्ध रहेगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके
जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से वो ढेर सारे बायोमास का निर्माण करेंगे, शुष्क जैव भार का निर्माण करेंगे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे। तो वो जो है एक तरह से कार्बन फिक्सेशन जो हो रहा है, वो कार्बन भंडारण ही तो हो रहा है, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं जलीय तंत्र में, वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर अब जैसे जल शुद्धिकरण करती हैं, कार्बन भंडारण करती हैं, तो ये सब जो है ये कथन कारण में प्रश्न के रूप में ये सब चीजें हैं, और वहां पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका मैंग्रोव कक्ष बायोम, मैंग्रोव या कक्ष बायोम। ठीक है, कक्ष बायोम से तात्पर्य यहाँ पे आप जोड़ लिए याद करने के क्रम में, कच्छ की जो खाड़ी है हमारी गुजरात में, उससे रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाए। और मैंग्रोव जो है इसको सुंदरवन से जोड़ लीजिए, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाए। हालांकि मैंग्रोव जो है, जो हमारे नौ तटीय राज्य हैं, वहां लगभग लगभग कहीं ना कहीं लगभग सभी जगह पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, लेकिन जो है सर्वाधिक जो इनका घनत्व है वो आपका जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद जो है एक तरह से देखा जाए तो बाकी राज्यों में वितरित है। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ पे क्या जलवायु दशाएं हैं और क्या क्या इनकी अवस्थिति स्थिति है, वो देख लेते हैं। मैंग्रोव बायोम जो है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय यानी कि अभी हमने जो कल चर्चा की थी आपसे पिछली क्लास में, कि जो विषुवतीय के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है, यानी कि 5 डिग्री या 10 डिग्री के बाद जो है वो लेके लगभग 25 डिग्री का जो क्षेत्र है, 25 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है, देशांतर की नहीं, तो वहां पर जो है वो क्षेत्र होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा। लेकिन वहीं 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जाएंगे, 35 डिग्री अक्षांश तक, तो वो जो है उपोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि मैंग्रोव जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जहां समुद्री और स्थलीय जल का मिलन होता है, सबसे मुख्य पॉइंट समुद्री और स्थलीय जल। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के जो भी तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर तमिलनाडु, उसके बाद जो है फिर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर जो है उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, तो ये जो सभी तटीय राज्य आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं तट का जो क्षेत्र है, फिर जल का जो क्षेत्र है, दोनों मिल रहा है, एक संक्रमण क्षेत्र है, एक विशिष्ट दशाएं बन रही हैं, उन्हीं विशिष्ट दशाओं में जो है ये मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में सुंदरवन का जो क्षेत्र है, वो सुंदरवन का क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन के बारे में यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिया गया है। जलवायु क्या होती है, यहाँ की जलवायु जो है गर्म यानी कि काफी उष्णता होगी, आर्द्र यानी कि वायुमंडल में नमी होगी वहां पे, और लवणीय सैलाइन होती है, यानी कि अगर वहां पे सागरी जलवायु है, मतलब सागर तंत्र से भी जुड़ा हुआ है, तो अपेक्षाकृत जो है जो लवणता होगी जल की वो ज्यादा होगी, और लवण सहिष्णु जो वनस्पतियां हैं वो भी प्राप्त होंगी। कैसे, कौन सी वनस्पतियां प्राप्त होंगी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ज्वार भाटा का प्रभाव जो है प्रमुख रूप में होता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है ये तो हम जो है समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जान लें इतना कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो है आपस में इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपनी दशाएं विद्यमान रहती हैं कि उन्हीं के आवधिक रूप में परिवर्तन से जो है पृथ्वी तल पर जो जल का उत्थान एवं अवतलन होता है, इस प्रकार से, है ना। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएं, कि ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक। और ये समझ लीजिए कि ये है आपका मून, और ये है आपका सन, ठीक। अब ये तीनों एक रेखा में है। तो अर्थ है, अर्थ पे आप जानते हैं सर्वत्र जल विद्यमान है, 2/3 जल व्याप्त है पृथ्वी पे। तो इस जल को जो है चंद्रमा का कुछ गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करेगा, ठीक, और कुछ मात्रा में सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करेगा। तो जल का तल ऊपर उठेगा ना, समझ रहे हैं ना, तो जल का तल ऊपर उठेगा यानी कि वो तटीय क्षेत्रों की तरफ आएगा।
ठीक। और इस तरफ ऊपर उठ रहा है और इस तरफ जो है खाली हो रहा है। इधर जो है ऊपर उठ रहा है, इधर ऊपर उठना हो गया, और इधर जो है, नहीं, इधर भी जो है इधर दूसरी एक प्रक्रिया हो जाती है, आपका अपकेंद्री बल लग जाता है। उसकी वजह से जो है यहां पे भी जल ऊपर ऊपर उठता है। और यहाँ पे जो है ये दोनों क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जल खाली हो जाता है, तो ये वाला और ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये जो है यहाँ पे भाटा आता है, यानी कि यहाँ पे जल का स्तर जो है वो जल स्तर निम्न हो जाता है, घट जाता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण है। और यहाँ पर जो है ये क्षेत्र और ये क्षेत्र में जल भराव, यानी कि यहाँ पे ज्वार आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो है सम्मिलित रूप से दोनों का सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित कर रहा है, जिससे जल की स्थिति उत्थान को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है सूक्ष्मता में हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि ज्वार भाटा क्या चीज है और किस प्रकार से जो है वो मैंग्रोव वनस्पतियों को वहां पर प्रभावित करता है। ठीक है, ज्वार भाटा का प्रभाव होता रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पर पादप प्राणी और उनका जो महत्व है मैंग्रोव के संदर्भ में, उसे देख लेते हैं। ठीक है, वनस्पति क्या है? वनस्पति में विशेष प्रकार के लवण सहिष्णु, लवण सहिष्णु मतलब जो लवणीय जल है उसको सहने योग्य, सहिष्णु मतलब सहने योग्य वनस्पतियां। ठीक, जो वहां पे इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी जो लवड़ी मृदा में, लवड़ी जल में, लवड़ी वातावरण में जो है अपने को सह सकती हैं, अपने को अनुकूलित कर सकती हैं, वो वनस्पतियां वहां पर प्राप्त होती हैं। कहां पर? मैंग्रोव वन में। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्वार भाटा आवधिक रूप में आते रहते हैं, समय समय पे आते रहते हैं, जिससे जो है वहां जल जो है वो लवड़ी बन जाता है ना। जो लवण की मात्रा है, जल की मात्रा है, वो ताजे जल एवं पूर्णतः लवड़ी नहीं रहेगा। जैसे सागर में, मध्य सागर में जो औसत लवणता है वो 34 के आसपास जो है प्रति हजार के आसपास, मतलब लवण का जो वो होता है सिंबॉलिक, मैंने आपको बताया था ना ये, कि यानी कि 1000 ग्राम, 1000 अगर 1 किलोग्राम जो है अगर जल है, तो उसमें जो है लगभग 34 ग्राम जो है आपका लवण पाया जाएगा। ठीक, जैसे जो आपका अभी बोला जो लवण सहिष्णु वृक्ष हैं, उसमें कौन कौन से वृक्ष हैं वो देख लेते हैं। राइजोफोरा, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि यही नाम जो है दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो राइजोफोरा हो गया आपका, उसके बाद एविसीनिया हो गया, ये सब मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम है। ठीक है, इन पौधों में सहायक जड़ें होती हैं। सहायक जड़ें क्या होती हैं? इन पौधों में सहायक जड़ें होती हैं जो, जैसे एक वृक्ष होता है वो नीचे जमीन में गड़ा रहता है, उसके बाद बाकी उसका तना और ऊपरी शाखाएं व्याप्त होती हैं ना, लेकिन यहाँ पे कुछ विशिष्ट जड़ें प्राप्त होती हैं, और वो जड़ों का क्या कार्य होता है वो देख लेते हैं। ये जड़ें जो होती हैं ये श्वसन जड़ें होती हैं, यानी कि ये जल में डूबी हुई नहीं रहती हैं, ये श्वसन के लिए जल से ऊपर प्राप्त होती हैं। कैसे? ये न्यूमेटोफोरस होती हैं। जो श्वसन जड़ें होती हैं इनको न्यूमेटोफोरस कहा जाता है, श्वसन जड़ें। ठीक, और ये जल जो होता है, जल में दलदली क्षेत्र होता है, वहां ऑक्सीजनहीन मिट्टी होती है, तो इसकी वजह से आप जानते हैं पेड़ पौधों को भी श्वसन क्रिया के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर उनको जरूरत है तो वो अपने श्वसन तंत्र को संचालित करने के लिए क्या करेंगे? तो जो जड़ें हैं उनको जल में डूबी हुई नहीं रहेंगी, ऊपर आएंगी, और उसी क्रम में जो है वो जड़ें न्यूमेटोफोरस कहलाती हैं, और वो जो है दलदली क्षेत्र और जो है ऑक्सीजनहीन मिट्टी में सांस लेने में वो जड़ें उनको मदद करती हैं, सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक, अब जीव जंतु कौन यहां से प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। यहां पर मछलियां, केकड़े, झींगे, मगरमच्छ, सांप, जल पक्षी तथा प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर प्राप्त होता है। ये किसके बारे में चर्चा की जा रही है? ये सुंदरवन के बारे में चर्चा की जा रही है। जो सुंदरवन हमारा मैंग्रोव क्षेत्र है,
पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, वहां पर जो है इस प्रकार के मैंग्रोव वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। और यहाँ एक और वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम पर इस मैंग्रोव का नाम सुंदरी, सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, महत्व क्या है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तटों को कटाव से बचाते हैं, चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, समुद्री जैव विविधता के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। कभी आप मैंग्रोव वनस्पति का गूगल पे आप फोटो सर्च करके देखिएगा। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे कि ये जो मैंग्रोव वन की वनस्पतियां जो होती हैं, ये अत्यंत सघन में होती हैं, और इतनी सघन होती हैं कि वहां पर वो जो सागरी लहरें आती रहती हैं ना, वो जो है उनको उनके मध्य अवरोध का कार्य करती हैं, जिससे वो जो है सीधे तटों से नहीं टकरा पाती हैं, और जो तटों का जो कटाव है वो नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसके बारे में वहां पे यही कह रहा है कि पारिस्थितिक तटों को कटाव से बचाती हैं। और जो चक्रवात आता है उसके प्रभाव को कम करती हैं। कैसे? आप जानते हैं, जब इनकी जड़ें जो है इतना ज्यादा जकड़ी रहती हैं, मृदा को बांधे रहती हैं, प्लस जब चक्रवात आता है तो जलस्तर ऊपर उठता है ना। चक्रवात आया या फिर अगर सुनामी भी आती है, तो जो पहले अवरोधक का कार्य करेंगे, तटों को रक्षा प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो कौन सी वनस्पतियां होंगी? वो कौन से अवरोधक होंगे जो सीधे जो है, जो धारा उठ रही है या जो जल का स्तर बढ़ रहा है, वो कौन सबसे पहले उनसे मुकाबला करेगा? वो यही वनस्पतियां होती हैं। इसी की चर्चा की गई है। ठीक है, जब 2004 में सुनामी आई थी श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, तो वहां पर देखा गया था कि जो मैंग्रोव वनस्पतियां थी वो बहुत ही लाभदायी होती। जहां पे मैंग्रोव वनों की सघनता ज्यादा थी, वहां पे तटों को कम हानि हुई थी। उसी को देखते हुए ये पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा गया है। अगर कथन कारण में ये पॉइंट आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपका आता है ज्वार नदमुख बायोम, एस्चुरीज बायोम। ज्वार नदमुख, ज्वार नद मुख, ज्वार से तात्पर्य सागर या महासागर, जो भी प्रादेशिक क्षेत्र हो। और नद, नद से मतलब नदी तंत्र मिल रहा है, नदी का मिलना। मुख, मुहाना जो है, नदी का मुहाना। यानी कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सागर से, महासागर से नदियां जो है वहां पे जाके गिरती हैं, वहां पे मिलती हैं, वहां पे अपना जल जो है वो जाके विसर्जित करती हैं। वही जो क्षेत्र होता है वो आपका ज्वार नद मुख कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। क्लियर हो गया? अब नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं। भौगोलिक स्थिति व जलवायु। ज्वार नदमुख वे क्षेत्र होते हैं जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वास्तव में ये जो उदाहरण है ये यहां सटीक नहीं बैठता है। यहां पे अगर होता उदाहरण आपका नर्मदा, तापी, तो ज्यादा उचित रहता। क्यों? क्योंकि जो नर्मदा तापी नदियां हैं, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। हालांकि ज्वार नदमुख की दशाएं यहां भी प्राप्त होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, कौन सी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, और जो इस प्रकार की दशाएं बन रही हैं कि वहां पे जो है सागर से नदियां मिल रही हैं, तो वहां पे किस प्रकार का वनस्पतियां डेवलप होंगी, तो वो तो यही दशाएं होंगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अगर ये कहा जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो जो सम्मिलित रूप में मिलती है ना, तो वो तो वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो हमारी पश्चिम यानी कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो वहां पे वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। वो सीधे जो है नदी में, समुद्र में, सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं।
ठीक। अब यहाँ पे क्या जलवायु होती है, यहाँ मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही। नदी से मीठा पानी और सागर का खारा पानी, जिससे जल का लवणता स्तर बदलता है, यानी कि जो जल का लवणता स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो कम लवण सहिष्णु पादप हैं, वनस्पतियां हैं, वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक। जलवायु सामान्यतः तटीय होती है, मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता जो है यहाँ पर विद्यमान होती है। ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या महत्व है। वनस्पति के क्रम में देखते हैं। वनस्पति में मैंग्रोव, ठीक है, समुद्री घास और शैवाल प्रमुख होते हैं। ठीक है। और यहाँ के पेड़ पौधे बदलती लवणता और जलस्तर के अनुसार अनुकूलित होते रहते हैं। ठीक है। लवणता इसलिए बदल रही है कि नदियां जो है स्वच्छ जल आपूर्ति कर रही हैं, और सागर का जो जल है वो अत्यधिक लवड़ी है, तो दोनों जब मिक्स होते हैं तो लवणता में परिवर्तन होता है। तो पेड़ पौधे जो है उसी के अनुरूप जो है अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक। जीव जंतु जो यहाँ पे हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जीव जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जैसे मछलियाँ, मछलियों में हिल्सा मछली, झींगे, केकड़े, ऑयस्टर, डॉल्फिन और अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं यहाँ पर आपके प्राप्त होते हैं। और इस क्षेत्र में जो है आपकी प्राथमिक उत्पादकता भी काफी उच्च रहती है। ठीक है। ये क्षेत्र समुद्री जीवों के प्रजनन और पालन पोषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे नर्सरी ग्राउंड कहा जाता है। आप जो है एक उड़ीसा में एक वन अभयारण्य है, भीतरकणिका। ठीक है। तो वहां पे एक कछुए का नाम सुने होंगे, ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है। तो जो ओलिव रिडले होता है, इससे काफी बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो ये कहाँ पे, भीतरकणिका में। ये कहाँ पे आपका है, उड़ीसा में। ठीक है। तो अभी जो नर्सरी की बात की है ना, ये नर्सरी ग्राउंड, तो ये यहाँ जो तट है, इसकी रेत में जो है ये कछुए हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये वहाँ पे आके प्रजनन करते हैं। वहाँ पे जो है उनके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, तो सरकार भी जो है उसके लिए क्या करती है, वहाँ पे लोगों के आने जाने पे प्रतिबंध लगा देती है, ताकि उनका जो है वहाँ पर जो है अपना प्रक्रिया जारी रहे। ठीक है। वो जो है अपना वृद्धि विकास कर सकें। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, जिससे यहाँ जैव उत्पादकता जो है वो उच्च होती है। ठीक। ये क्षेत्र मत्स्य पालन, जैव विविधता तथा संरक्षण और तटीय पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि यहाँ पे मत्स्यन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं स्वच्छ जल और सागरी जल दोनों मिक्स हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, जिससे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे है ना प्लैंकटन भी विकसित होंगे, और उन पे आधारित जो है मछलियां भी विकसित होंगी। ठीक। तो उनका जो है आप जो है मत्स्यन जो पालन होता है वो भी यहाँ पे समृद्ध रूप में प्राप्त होता है, और उसी क्रम में जैव विविधता भी उच्च प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इस संदर्भ में जो है हमारा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जीव जंतुओं के विकास के लिए, पेड़ पौधे वनस्पतियों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है हमने देखा संपूर्णता में, इस प्रकार से हमारा जो है पूरा जलीय जो आपका पारितंत्र था, हमारा जो है जलीय, वो जो है संपन्न हो जाता है। ठीक। जलीय बायोम पूरा। तो अब जो है, अब पिछली जो कक्षा थी स्थलीय वाले से, स्थलीय बायोम से और जलीय बायोम से जो कुछ प्रश्न हो सकते हैं उसे हम ले लेते हैं। ठीक है। और उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो है चीजों का आपको रिवीजन हो जाए।
प्रश्नोत्तर है, देख लेते हैं। पहला है आपका, पहला प्रश्न है आपका, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, यानी कि सबसे कम समय में, सबसे कम काल में, लघुत्तम मतलब छोटे काल में, काल का कौन सा जीवोम है। देखिए प्रश्न को, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम होता है, इसकी चर्चा हम कल किए थे। अगर क्लास आप बढ़िया से देखे होंगे तो आपको ये चीजें याद होंगी। कौन सा, सवाना है क्या, पता नहीं। टैगा, पता नहीं। चैपरल झाड़ी, नहीं पता। टुंड्रा, मे बी। तो ऐसा जो जीवोम है जहां पर वनस्पतियों की जो प्राप्ति होती है काफी कम समय के लिए होती है, बाकी समय जो है वहां पर जो है आपका हिमाच्छादित वो सतह रहती है, परमाफ्रॉस्ट की दशाएं प्राप्त होती हैं। वो कौन सी चर्चा हमने किया था, याद आ रहा है कुछ कल की क्लास का? वो है आपका टुंड्रा। ठीक, यहां पर जो है कुछ महीनों के लिए मांस या लाइकेन के रूप में या बहुत ही छोटे छोटे कुछ सेंटीमीटर के पौधों का वहां पे विकास होता है, बाकी समय जो है वहां पे हिमाच्छादित सतह हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका, टुंड्रा क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे एक, ये चौपेरल नहीं है, ये चैपरल है, ये चैपरल है आपका। और ये पूछा गया प्रश्न है, चैपरल झाड़ियां कहाँ प्राप्त होती हैं? ये आपकी कैलिफोर्निया में प्राप्त होती हैं। कैलिफोर्निया कहाँ है? कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का एक राज्य है, वहां पे है। ठीक, तो वहां पर जो है ये जो चैपरल झाड़ियां प्राप्त होती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बाकी टैगा सवाना इसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। ठीक, टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। पहला कथन है आपका, टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। मैंने जब कल उदाहरण लिया था तो कनाडा में आपको बताया था ना कि वहां पे जो है एक समान रूप से वृक्ष पाए जाते हैं, उनको मशीनीकरण द्वारा कटाई होती है ना, और वो जो है कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो चर्चा याद आ रही है कुछ? तो वही तो है, कनाडा हो गया आपका, यूरोप हो गया, और एशिया का वो क्षेत्र हो गया जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे हिमालय का ऊपरी क्षेत्र हो गया है ना, बाकी चीन के कुछ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हो गए। ठीक, तो वहां भी ये प्राप्त हो जाता है आपकी दशाएं। क्योंकि आपको जब मैं पहली क्लास लिया था तो वहां पर आपको ये चर्चा किया था कि जो जलवायु की दशाएं हैं वो केवल अक्षांशीय अवस्थिति पे थोड़ी निर्भर करती हैं। जब हम भूतल की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि सपोज कीजिए ये हिमालय की चोटी है, ये समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट है ये। ठीक, 8,000, शायद 8,848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। तो अगर इस सतह से कोई अगर यहाँ पे चलना शुरू करता है और ये सपोज कीजिए 1,500 किलोमीटर तक जाता है, फिर 2,500 किलोमीटर तक जाता है, फिर 4,500 किलोमीटर तक जाता है ना, उसके बाद जो है 5,000 किलोमीटर तक जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वहां पर जो है जलवायु दशाएं भिन्न प्राप्त होती हैं और वनस्पतियां भी भिन्नता को प्राप्त होती हैं। उसी क्रम में कि यहाँ पे अगर नीचे घास स्थल प्राप्त हो रहा है तो पता चला ऊपर जो है यहाँ पे जाके कुछ दूसरे प्रकार के वृक्ष होंगे, यहाँ पे जाके शंकुधारी टाइगर टाइप के वृक्ष होंगे, यहाँ पे जाके जो है आपके टुंड्रा टाइप के हो जाएंगे, उसके ऊपर जो हिमरेखा प्राप्त होगी, वहां पे स्थायी हिमावरण प्राप्त होगा,
है ना, स्थायी रूप से वहां पे बर्फ जमी रहेगी। तो ऊंचाई के क्रम में भी जलवायु में अंतर प्राप्त होता है। तो वही चीजें हैं कि जो है सिर्फ हम अक्षांशीय स्तर पे भी देखते हैं और यहाँ इसके स्तर पे भी देखते हैं। तो जो एशिया का क्षेत्र है, भले ही इस अक्षांशीय रूप से बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, लेकिन ऊंचाई के संदर्भ में जो ऊंचाई हिमालय का हुआ है ना, काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ, उसके बाद जो है उधर क्योलन शान हुआ, तो ये जो पर्वत हैं आपके, तियन शान हुआ, तो ये जो है वहां पर इस प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। ठीक। टैगा। अब टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है, सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। आर्थिक जीवोम से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो लकड़ियां होती हैं वो कागज उद्योग में, है ना, स्पोर्ट इंडस्ट्री में और अन्य फर्नीचर के रूप में वो उपयोग होती हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा आर्थिक बड़ा जीवोम कौन सा है, वो आपका टैगा जीवोम है। ठीक। तो ये भी आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा वाला आपका, टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष होते हैं। शंकुधारी वृक्ष ही तो होते हैं। ठीक। तो तीनों आपके सही हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सदाबहार वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन, टैगा वन। अब आप ये सोचिए कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र यानी कि कौन ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक विकसित है, डेवलप्ड है। समझ रहे हैं? अगर आप सदाबहार वन में जाएंगे तो विश्वती प्रदेशों में जाएंगे, तो विश्वती प्रदेशों में जो मानवीय सभ्यता है उसका सर्वाधिक विकास थोड़ी प्राप्त हो रहा है, नहीं ना, तो ये नहीं हो पाएगा। शंकुधारी में जाएंगे वहां भी यही स्थिति है, टैगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो बचता कौन है आपका, पतझड़ वन। मोस्टली जितने भी, चाहे वो चीन हुआ, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, है ना, जहां भी देखेंगे आप वहां पर जो है जो पतझड़ वन है वहां पे जो है सर्वाधिक मानवीय विकास हुआ है। ठीक है, सबसे विकसित क्षेत्र वही है। ये वनस्पतियों के क्रम में नहीं हो रही है चर्चा, ये जो है मानवीय विकास के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ ये बार बार चीजें पूछी जाती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ये सब जो हैं ये सब के सब आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक। प्रियरी, पंपाज, वेल्ड, डाउन्स। अब ये कहां कहां प्राप्त हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। प्रेरी जो है हमने कल आपसे चर्चा किया था कि प्रेरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका में हो गया, पंपाज जो है ये आपका अर्जेंटीना में हो गया, वेल्ड जो है आपका ये अफ्रीका में हो गया, डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ठीक। इसके बारे में और क्या क्या जानकारी थी कल वो आपको डिटेल में हमने चर्चा कर ही दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। स्टेपीज, ये अभी हमने देखा यूरोप में प्राप्त हो रहा था, है ना, तो ये तो होगा नहीं। प्रेरी, ये उत्तरी अमेरिका में प्राप्त हो रहा था, टेम्परेट घास घास का मैदान था, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, पंपाज और सेलवा। सेलवास जो होते हैं, सेलवास ये आपके उष्णकटिबंधी घास स्थल हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है आपका पंपाज, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। सागौन वृक्ष जो है हमने आपसे चर्चा की थी, ये पर्णपाती वन है, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है। चिनार जो वृक्ष है उष्ण
शीतोष्ण कटिबंधी वाले हैं, है ना, तो जम्मू कश्मीर में ये भी सही है। चंदन है, ये भी कर्नाटक में आप जानते हैं दक्षिणी राज्यों में प्राप्त होता है। ये साल वृक्ष है, ये जो है आपका केरल में प्राप्त नहीं होता है। ठीक, बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं, ये जो है आपका साल वृक्ष वाला ये सुमेलित नहीं है। ये फैक्चुअल प्रश्न है, ये इन दशाओं में जो है ना, जो वृक्ष प्राप्त होते हैं उसे आप रट लीजिए, है ना, कुछ चीजें रटी ही जाती हैं, हर जगह समझाना मुश्किल होता है। ठीक, अब चंदन है तो चंदन आप जानते हैं, पुष्पा मूवी आई थी, ठीक, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप, वो तो रेड सैंडर्स था, लाल चंदन था वो भी शेषाचलम में प्राप्त होता था। शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में वन अभ्यारण्य है, शेषाचलम। वहां पे वो आधारित थी मूवी जो है, जो आप पुष्पा मूवी जो है अल्लू अर्जुन की देखते हैं, तो वहां पे वो सैंडर्स की जो है लाल चंदन की तस्करी करते हैं। ठीक, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये भी एक तरह से नेक्टन क्या होते हैं, बेंथम, ये दोनों तो आपके बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? ये दोनों जो हैं ये जलीय जीवों के नाम हैं। नाम से तात्पर्य ये है कि जो जलीय तंत्र होता है वहां पे गहराई में कुछ जीव पाए जाते हैं, तो उनको सम्मिलित रूप में नेक्टम एवं बेंथम का नाम दिया जाता है, तो वो जो है नाम है, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। बचता कौन सा है आपका? बायोम और फॉर्मेशन। तो बायोम जो है तो ये तो एक संपूर्ण परिकल्पना है ना, और अभी फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका वनस्पति प्रधान जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको कौन सी संज्ञा प्रदान की जा सकती है, तो वो आपका फॉर्मेशंस है। ठीक, ये भी फैक्चुअल प्रश्न है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं वो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और वही तथ्य यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, या मैं डिस्कशन के माध्यम से वो चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ। कोई भी एक शब्द जो है वो, हर एक शब्द आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। ठीक, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? रूम सागरी बायोम, मानसूनी बायोम, विश्वती वन बायोम, टैगा बायोम। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? अब प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य क्या है कि जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उनकी जो है उत्पादकता सर्वाधिक मात्रा में हो, तो वो कहाँ होगी? वो सीधी सीधे आपकी विश्वती वन बायोम में होगी। इतनी ज्यादा उत्पादकता किसी अन्य में प्राप्त नहीं होती है, तो वो कहाँ पे प्राप्त होती है? विश्वती वन बायोम में। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल भी फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन इसको याद रख लीजिए कि ये जो है आपका वन प्रबंधन अगर पूछे तो वो भोपाल रहेगा। ठीक, और भारतीय वन संस्थान पूछे तो वो आपका देहरादून रहेगा। ठीक, प्रबंधन भोपाल से होगा और संस्थान स्थापित रहेगा आपका देहरादून में। अब आ गया इन सब, कल इन सब की चर्चा हम किए थे, कहाँ किए थे अभी बताएंगे, लेकिन ये जो वृक्षों के नाम हैं ये किस बायोम में प्राप्त हो रहे थे इसकी डिटेल में चर्चा कल की गई थी। महोगनी वृक्ष का नाम है, रोजवुड और आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? विश्वती वन बायोम, भूमध्य सागरी वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, टैगा बायोम। टैगा होगा नहीं, मानसूनी भी नहीं होगा, भूमध्य सागरी भी नहीं होगा, सिट्रस फ्रूट आप जानते हैं। बचता कौन है? विश्वती वन बायोम। ठीक, तो महोगनी, रोजवुड, आबनूस, ये तीनों नाम तो बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि यही तीनों नाम पूछ पूछ के विकल्पों में कंफ्यूज करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मतलब संकटग्रस्त, जहां पे सर्वाधिक
डिग्रेडेशन हो गया है, डिग्रेड हो गया है सर्वाधिक, उसकी बात की गई है। सबसे ज्यादा टैगा, टुंड्रा, सवाना घास बायोम, मानसूनी बायोम। अब गेस कीजिए, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है, यानी कि किस वन का सर्वाधिक शोषण किया गया है। सवाना घास बायोम ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट करते हैं। टुंड्रा, यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐसे कुछ नहीं विकसित है। बचता कौन सा है आपका, मानसूनी बायोम और टैगा बायोम। तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम पर्णपाती या मानसूनी बायोम पे जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, टैगा की भी है ना, वनों की कटाई हो रही है, लेकिन ये काफी बृहद स्तर पे जो है चीजें स्थापित हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो है आपके इतने ज्यादा अभी ह्रास को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जो मानसूनी वन बायोम है, इसमें आप जानते हैं जैसे नीम हो गया, महुआ हो गया, कटहल हो गया, और कौन सा, सागौन हो गया। तो ये सब जो वृक्ष हैं, आम हो गया, ये सब वृक्षों को तैयार होने में, मतलब एक समृद्ध बड़ा वृक्ष बनने में काफी कई साल लग जाते हैं, 20-25 साल, 30 साल तक लग जाते हैं। और अगर इनकी एक बार क्षति हो जाती है तो ये जो है बहुत जल्दी विकास होने में समय लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो है सबसे ज्यादा ह्रास को प्राप्त हो रहा है, सबसे ज्यादा विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कोई है तो वो आपका मानसूनी बायोम है। ठीक, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। साल, सागौन, शीशम। अभी जो पिछली चर्चा हमने की, अगर आप रिलेट करेंगे तो वहीं से हो जाएगा। किस बायोम के वृक्ष हैं, मानसूनी बायोम, रूम सागरी, भूमध्य सागरी तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जानते हैं छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे जैतून हुआ, है ना, ऑलिव ऑयल जो होता है, सिट्रस फ्रूट यानी नींबू, मौसमी जो कल हमने चर्चा की थी वो सब, यहाँ पे अंगूर, वो होगा तो ये होगा नहीं। जो भूमध्य सागरी होता है उसको रूम सागरी भी कहते हैं, ये नाम बदल बदल के पूछता रहता है, तो मेडिटेरेनियन वाला, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। विषुवत रेखी वन बायोम, इसमें अभी हमने पढ़ा रोजवुड, आबनूस, है ना, वो सब चीजें, तो ये भी नहीं होगा। मानसूनी सदाबहार, ये भी नहीं होगा। बचता कौन सा है, मानसूनी बायोम। ठीक, तो साल, सागौन तथा शीशम जो है वो मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। ठीक है, याद हो गया, आगे चलते हैं। एक तथ्य और है इसके बारे में, विषुवतीय रेखी वन बायोम के बारे में, इसे आप जो है नोट कर लीजिए कि अगर विषुवतीय रेखी वन बायोम को अगर काट दिया जाए, इनको काट दिया जाए, तो इनका जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, या दीर्घ काल में हो सकता है हो जाए, लेकिन तुरंत नहीं हो पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी में ऐसा नहीं होगा, मानसूनी में या रूम सागरी या भूमध्य सागरी में, वहां पे अगर वृक्षों को साफ कर दिया जाए, काट दिया जाए, 1-2 साल के लिए छोड़ देंगे आप, तो वहां हो सकता है फिर जो है बृहद स्तर पे कुछ वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां उग जाएंगे। लेकिन अगर आपने विषुवत रेखी वन बायोम को पूरी तरह साफ कर दिया ना, तो वहां पे बहुत समय लग जाएगा उस बायोम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है, जो वृक्षों से जो वृक्षों से जैवमास के रूप में पेड़ पौधे जो पत्तियां गिराते हैं या टहनियां गिरती हैं, जो इकट्ठा होता है जो जैव पदार्थ, शुष्क जैव भार, उसका जो है, उसका क्या होता है कि जो जीवाणु कवक जो है, अत्यधिक उष्णता होती है, अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र होता है, तो जो जीवाणु कवक हैं वो जो है उसका अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसको वहीं पे वो नष्ट हो जाता है, और वो जो है मृदा में नहीं मिल पाता। और एक और क्रिया होती है कि ये जो क्षेत्र होता है
विषुवतीय क्षेत्र, यहां पर एक प्रक्रिया होती है लेटराइजेशन की। यहां पे लेटराइट मृदा प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब ज्यादा वर्षा होती है ना, तो जो भी ऊपर के मृदा के ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं, वो रिस रिस के निछालन के माध्यम से नीचे की सतहों में चले जाते हैं। ठीक, तो उसके क्रम में क्या होता है कि जो ऊपर की मृदा है, वो जो है कम पोषक तत्व वहां पे होते हैं। ठीक, जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व कम, ह्यूमस जो है नगण्य। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जीवाणु बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, जो उनकी क्रियाशीलता है, वो अपने चरम पे होती है। इसकी वजह से वहां पे ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता है, और जो मृदा में जो कुछ ऊपर के जो अवसादी चक्र के माध्यम से अगर कोई वहां पे पोषक तत्व रहेंगे, तो वो भी जो है निछालन के माध्यम से, वर्षा होने के माध्यम से वो नीचे चले जाते हैं, नीचे की सतहों में चले जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न ये पूछा गया है कि विषुवत रेखी वन बायोम जो है, वहां पे ये दशाएं प्राप्त होती हैं। अगर पूछ ले कि कौन सा वन बायोम निम्नलिखित में से काटने पर दीर्घकाल में या अल्पकाल में तैयार हो सकता है, तुरंत तैयार हो सकता है, तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? वो आपका विषुवत रेखी वन बायोम लेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। शीतोष्ण वन? बिल्कुल भी नहीं। सदाबहार वन में भी हो सकता है। ज्वारी वन, रूम सागरी वन। ज्वारी वन ज्वार नदमुख से संबंधित है ना, तो ज्वारी वन ही तो होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला है? कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता और कम जैव भार? क्या मतलब हुआ इसका? कि वहां पे सबसे कम वनस्पतियां प्राप्त हो रही हैं, उनका जो है ना, उनका जो वृक्ष है वो कम विकसित है, तो वो कौन सा होगा? स्टेपी घास का मैदान हो सकता है। रूम सागरी, ये भी हो सकता है। टैगा, ये भी हो सकता है। टुंड्रा आ गया, तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा, तो बाकी तो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे अल्पकालिक बायोम होता है, यहाँ पे अल्पकाल में ही कुछ वनस्पतियां मास लाइकेन के रूप में प्राप्त होती हैं, तो कौन सा है आपका? टुंड्रा हो गया। फिर से आ गया मिलाने वाला, फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था इसके बारे में। ये जो रेंडियर है, ये किस बायोम का जंतु है, ये पूछा गया है। ये जंतु के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध का? बिल्कुल भी नहीं। रूम सागर यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का? बिल्कुल भी नहीं। टैगा बायोम का मे भी हो सकता है। टुंड्रा का बिल्कुल ही होगा, क्योंकि आप जानते, जो मैंने आपको कहा था, जो स्लेज होते हैं, स्लेज खींचने के काम आते हैं ना ये जो रेंडियर होते हैं, तो इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? अब ये प्रश्न कहीं से भी बायोम से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे एक चीज चर्चा की थी, वो विषुवती वन बायोम की। विषुवती वन बायोम, और उसमें भी कांगो बेसिन। कांगो बेसिन कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और कांगो बेसिन में कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं, वो कौन सी? कांगो जायरे बेसिन जो है, वहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी। इसी की तो बात हो रही है। पिग्मी जनजाति जो है, काफी है ना, छोटे कद के होते हैं, और मुश्किल से 4 फीट के आसपास इनकी हाइट होती है, और वृक्षों के ऊपर ये जो है अपनी जो है जो कैनोपी होती है वृक्षों की, वहां ऊपर जाके टहनियों पे अपने जो है घर बनाते हैं। और ये इतने ज्यादा खाने वाले होते हैं कि कभी कभी होता है कि ये केले की एक एक जो पूरी घारी कहा जाता है ना, एक एक घारी पूरा खा जाते हैं अकेले ही। इतना ज्यादा खाते हैं, और इतनी कम हाइट के होते हैं, और इतना ज्यादा भोजन करते हैं। ठीक, और कभी कभी तो ये अगर मांस
का भक्षण करते हैं, तो हाथी जैसे जानवरों को भी ये लोग झुंड में घेर के मार के गिरा देते हैं। तो ये कितने खतरनाक होते हैं, इतनी है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी टाइप के ये लोग होते हैं। तो ये हो गया आपका कि अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो वो कौन सा है आपका, पिग्मी जनजाति। ठीक है। मसाई जनजाति ये आपका इथोपिया वगैरह में पाई जाती है, इधर पूर्वी अफ्रीका में। और लंबर जैक जो है ये आपका होता है, जो वृक्षों की कटाई कनाडा वगैरह में होती है, तो उससे संबंधित जो है लकड़ियों का जो जैक होता है, वही उसके संबंध में चर्चा है। बुशमैन है, ये आपके कालाहारी में प्राप्त होते हैं, कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजाति प्राप्त होती है। ये आपका इथी इथोपिया में, सोमालिया। ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लिया। ठीक है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है क्लासेस देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े, है ना, जिससे हम जो है और आपके लिए कुछ बेहतर कंटेंट ला पाएँ और बेहतर जो है चीज़ें कर सकें। ठीक है। तो यहीं पे क्लास समाप्त होती है, आगे की चर्चा के लिए फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।